यह कार्यक्रम विधिवत उद्घाटित हो, तो मैं अपने सम्मानित सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुमे पापम, दीपो ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। हमारे फ्रेंड्स के इस चैप्टर के अध्यक्ष दिनेश वर्मा जी और विजय नारायण मलिक जी, जो इस चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी, उपस्थित सज्जनों एवं 2006 में फिन्स की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई। कुछ सुरक्षा के विशेषज्ञ, सुरक्षा विषयों से जुटे हुए लोग, जो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर भी हो सकते हैं, आईपीएस भी हो सकते थे, आईएएस भी थे, जिनका सुरक्षा से संबंध रहा है। आईएएस में भी चीफ सेक्रेटरी इत्यादि रहने के बाद सुरक्षा से ज्यादा ताल्लुकात पड़ता है। देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा को उनको भी ध्यान रखी। कुछ रक्षा पर लिखने बोलने पढ़ने वाले लोग भी, पत्रकार इत्यादि, ऐसे लोगों की एक समूह ने 2006 में चंडीगढ़ में फिन्स की स्थापना की। आज 2012 है, 6 वर्षों का इसका जीवन काल है। बहुत बड़ा जीवन काल नहीं है, परंतु इसने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य किए, जो अभी तक इस देश के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं थी इसने ऐसा काम किया। कई देशों में बॉर्डर के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए अलग से मंत्रालय होता है। भारत के अंदर ऐसी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। गृह विभाग है, गृह विभाग ही बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए वो सारी देखता है। बॉर्डर का विकास कैसा होना चाहिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, इसके चिंता के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्रालय हैं, परंतु इसके लिए कोई अलग सा मंत्रालय नहीं। बिहार जस्टिस एसोसिएशन में कार्यक्रम में कई छोटे छोटे देश अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अलग से मंत्रालय विशेष ध्यान देने के लिए बनाकर रखे। तो ऐसी सारी विषयों के लेकर कि हमारी देश की भी सुरक्षा जो एक चिंता का विषय बनी हुई है, बाह्य और आंतरिक, इस पर इस तरह के बुद्धिजीवी वर्ग विचार करें। और इस नाते फिन्स आगे बढ़ा और इस छोटी सी अवधि में 2010 में, इस 2010 के पहले देश के विभिन्न प्रांतों में 17 स्टेट चैप्टर इसके खुल चुके थे। सुरक्षा के विषयों के लेकर, वहां के विशेषज्ञों के लेकर, वहां के जनसामान्य को लेकर उस पर चर्चा, बातें, इस तरह के कार्यक्रम भी फिन्स सुरक्षा पर एक जागरण का, राष्ट्रीय सुरक्षा के जागरण के विषय को लेकर काम करता रहा। 2010 में हरिद्वार के अंदर ऐसे रक्षा विशेषज्ञों का, जो सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल
रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, ऐसे रक्षा विषयों पर लिखने पढ़ने वाले लोग, कुछ सामाजिक संस्थाएं जिनको सुरक्षा से भी संबंध है, सामाजिक सुरक्षा से, उनके प्रधान, लगभग 1200 लोगों का इस तरह का इसने सम्मेलन किया। और तब देश के सामने एक विषय आया कि राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है और इस पर तेज गति से काम होना चाहिए। अगले साल उसने देश के जो मेधावी युवा वर्ग है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो स्कॉलर हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो देश के सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे लोगों का फिर एक सम्मेलन बंगलोर के अंदर 1400 युवाओं का, जो अपने अपने क्षेत्र के एक मान्य हैं, ऐसे लोगों को देश की सुरक्षा के ऊपर एक चिंतन करने के लिए फिर इसने बुलाया। और उसी के अंदर तय हुआ कि हम भी अपने को पहचानें। और पहचान क्या है? हमारा घर होता है, उसकी चारदीवारी होती है, उस चारदीवारी का भान तो हमको रहता है कि ये हमारी चारदीवारी 50 फीट लंबी, 25 फीट चौड़ी है। यदि इसमें से 6 इंच भी किसी ने दबा दिया तो लंबी लड़ाई चलती है, कभी कभी तो पीढ़ियों तक चलती है, एक से दूसरी पीढ़ी तक। अपना खेत होता है, उसकी मेड़ को किसी ने एक हाथ से दाब दिया तो खून की नदी भी बह जाती है एक दूसरे के बीच। बरसों वर्ष कोर्ट में आदमी दौड़ता है उसके लिए। तो देश की सीमा, अपनी राष्ट्र की सीमा क्या है, शायद जन समान की इसकी कोई चिंता नहीं। इस देश की जो सर्वोच्च संस्था, जो लोकतंत्र की आत्मा और मंदिर कही जाती है, जिस पर आक्रमण हुआ 13 दिसंबर को, आतंकवादियों ने आक्रमण किया। वो संसद पर नहीं, लोकतंत्र पर आक्रमण किया था, देश पर आक्रमण किया। वो संस्था भी 22 फरवरी 1994 को उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में संसद की दोनों संयुक्त अधिवेशन में, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन में, यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ कि देश की एक एक इंच जमीन हम हासिल करके रहेंगे। उस सर्वसम्मत प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाले कोई जम्मू और कश्मीर के 6 एमपीओं में 4 मुस्लिम एमपी भी रहे होंगे, बिहार के भी 2-3 एमपी मुस्लिम एमपी रहे होंगे, कोई दरभंगा का, कोई किशनगंज का एमपी। परंतु वे खुलकर नहीं बोल सकते हैं। आज संसद के अंदर उन्होंने जरूर हस्ताक्षर किया सर्वसम्मति के प्रस्ताव पर आज उनको खड़ा किया जाए तो वो नहीं कहेंगे कि पीओ को हमारा है, तो वो लुचबुच भाषा बोलेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर जैसी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस पर विचार होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। संसद ने सर्वसम्मति प्रस्ताव डायलॉग के लिए तो नहीं निर्धारित किया। तो देश की सीमा हमारी क्या है, इसकी जानकारी के लिए फिन्स ने, फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी ने, इस वर्ष 2012 के 21 और 22 नवंबर को देश भर के युवाओं का एक कार्यक्रम लिया, जो जाकर सीमा को जाने पहचाने। शायद हम लोग में से बहुत कोई विदित भी ना हो। 1856 में इस देश की सीमा जो थी, जिस समय अंग्रेजों ने इस देश पर होल्ड किया, 87 लाख
सीमानी क्षेत्रफल 87 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, उस समय इस देश का क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर रह गया। अंग्रेजों ने इस देश को इतने बार, कई बार बांट दिया। हम जानते हैं अंग्रेजों ने कल देश को एक बार 47 में बांटा नहीं, उसके पहले भी बांट दिया। कभी अफगानिस्तान को अलग किया, इंडिया रूल लाकर, इंडिया एक्ट लाकर बर्मा श्याम जो आज का म्यांमार है उसको अलग कर दिया, श्रीलंका को अलग कर दिया 1935-36 में। उसके पहले 1906-1904 में नेपाल और भूटान को अलग किया। शायद 1911 में एक संधि करते गए और उसको एक सार्वभौमिक स्टेट घोषित करते गए, देश सिकुड़ता गया और देश छोटा होता गया, हमारी सीमाएं सिकुड़ती गई। और तब हम जिस दिन स्वतंत्र हुए उस दिन हमारे पास 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का ही क्षेत्र रह गया। उसके बाद भी जब हम 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुए, उसके बाद भी इस देश ने 1,81,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र गंवाया है, जिसको हम पीओको कहते हैं। जिसको सीओको कहते हैं, वो वास्तव में सीओको पीओको नहीं है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, वो तो पाक ऑक्युपाइड भारत है। हमारे मस्तिष्क को डाइवर्ट करने के लिए एक शब्द प्रयोग कर दिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, माने तुम बिहार में हो, वो कश्मीर का हिस्सा, इसलिए तुमको बहुत चिंता करने की विषय नहीं। जब देश की पीढ़ी, देश का युवा इस बात को समझता कि हम भारत के रहने वाले हैं और वो भारत के हिसाब पाक ने ऑक्युपाइड किया है, यदि पाक ऑक्युपाइड भारत रहता, कहीं न कहीं व्यग्रता हमारी बढ़ती। तो हम भी पढ़ते हैं, नक्शे में कहीं लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, पीए को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कहीं कच्चा टापू श्रीलंका को दे दिया, 3 बीघा बांग्लादेश को दे दिया, न्यूमोरलैंड जो है वो अभी किसी को सौंप दिया, म्यांमार को सौंप दिया, कोको द्वीप अमेरिका को सौंप दिया। ये जो हम देश की सार्वभौमिक सत्ता के रूप में 1947 में आए, उसके बाद ये क्षरण है, कोको द्वीप अमेरिका को हमने दिया, हमारा क्षेत्र था, कोई लीज पर भी नहीं दिया, सीधे सौंप दिया। न्यूमोरलैंड से हमने म्यांमार को सौंप दिया। 3 बीघा जो है बांग्लादेश का भी फिलहाल सौंपा गया, कोई 40 और 50 वर्ष नहीं हुए। तो हमारी सीमाएं सिकुड़ती गई, देश छोटा होता गया। आगे भी क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए देश के हर एक नागरिक, देश की आगे आने वाली पीढ़ी कम से कम अपने विरासत को जाने, इसलिए फिंच ने यह कार्यक्रम लिया, सरहद को प्रणाम। हर एक प्रांत के, हर एक जिले से 20-20 युवकों की टोली, जो हमारी देश की जमीनी सीमा है 15,106 किलोमीटर, वो कच्छ से शुरू होता है और फिर वैसे अरुणाचल और त्रिपुरा होते हुए और बंगाल के खाड़ी 24 परगना तक, जिसमें कुछ पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा है। चीन से तो हमारी सीमा नहीं जुड़ती है, जुड़ती है तिब्बत से। आज वो चीन के अधीन है, इसलिए चीन को कह सकते हैं, जिसमें तिब्बत की सीमा है, म्यांमार की सीमा है, बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है और नेपाल की लगी हुई सीमा है। ये 15,106 किलोमीटर की सीमा का दर्शन आज हम स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद 7 दशक में हम उसको जान पाए। ये देश के सामने चित्र लाने का फिंच ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया। सीमाओं पर इस तरह से 190 आधार शिविर बनाए, जहां कहीं तमिलनाडु से, कहीं कर्नाटक से, कहीं केरला से, कहीं पंजाब से
युवक उन आधार शिविरों पर पहुंचे। एक आधार शिविर पर एक ही प्रांत नहीं, 4 प्रांतों के युवक पहुंचे, 4 जिलों के युवक पहुंचे। फिर इस 15,106 किलोमीटर को 886 चौकियों में विभाजित किया। 20 लगभग 20 किलोमीटर के दायरे की चौकियां रही होंगी और उन चौकियों में आधार शिविर से 20 युवक 2 दिन उस 20 किलोमीटर की सीमा पर भ्रमण किए, देखे, समझे वहां की सामाजिक स्थिति क्या है, शिक्षा क्या है, वहां का विकास क्या है, जो जन सामान्य की सुविधाएं वहां क्या है, सुरक्षा कैसी है, यदि कुछ इलीगल काम होते हैं, तस्करी होता है तो उसका कारण क्या है, किस तरह से होता है, हमारे देश की सुरक्षा प्रहरी वहां पर रहते हैं, उनकी क्या कठिनाइयां हैं। इन सारे विषयों का एक अध्ययन किया और आपको ताज्जुब होगा, ये 8,000 से अधिक लोग जो सीमा बॉर्डर पर गए, देश के विभिन्न जिलों से, प्रत्येक जिले से और प्रत्येक प्रांतों से, लगभग 9,000 की करीब ये संख्या थी। ये वहां का स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, बहुत ऐसे स्थान थे, सीमा थी जहां पर बस्तियां नहीं है, केवल हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, उनको साथ में लेकर, और विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला 22 नवंबर को 11 बजे देश के इस 15,106 किलोमीटर की पूरी सीमा पर बनाई गई। केवल हमको जो एक सामान्य सा आंकड़ा हम बता रहे हैं, 10 लाख से अधिक लोग इस मानव श्रृंखला में भाग लिए हैं। मैं केवल 735 किलोमीटर इंडो नेपाल बॉर्डर जो बिहार से लगता है, इसका मैं बता सकता हूं, जो वाल्मीकि नगर से लेकर और पानी टंकी तक है, काकरमीठा तक, ये 735 किलोमीटर की सीमा में 42 चौकियों के माध्यम से 29,000 लोगों ने मानव श्रृंखला में भाग लिया। शायद बिहार में अभी तक 29,000 लोगों ने एक दिन, एक कॉल पर, एक समय में मानव श्रृंखला नहीं बनाई। और वहां पर ये जो युवक गए थे, अपने अपने स्थान से, अपने अपने स्थान के तीर्थों का जल लेकर गए और एक रक्षा सूत्र लेकर गए, वहां के लोगों को विश्वास दिलाना कि आपकी चिंताओं से हम भी चिंतित हैं, हम भी देश को इससे अवगत कराएंगे, और फिर उस देश की पवित्र माटी, बॉर्डर की पवित्र माटी को समेट कर लाए और अपने अपने गांव में, अपने अपने स्थानों में, अपने अपने जिलों में छोटे बड़े कार्यक्रम करके उस मिट्टी का तिलक लगाना कि ये बॉर्डर की मिट्टी है, ये तुझको भी संकल्प दिलाती है कि बॉर्डर की चिंता हम कैसे करें। भले ही तुम मध्य प्रदेश में बैठे हो, छिंदवाड़ा में बैठे हो, छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठे हो, परंतु ये मिट्टी, बॉर्डर की मिट्टी का तिलक तुझे लगाते हैं, संकल्प कराते हैं कि बॉर्डर की चिंता हमारी चिंता है, आमजन की चिंता है। और इस तरह से अपने अपने जिलों में लौटे हुए युवक एक फॉलो प्रोग्राम के अनुसार देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, सीमा की स्थिति और भारत की सिकुड़ती हुई स्थिति के ऊपर जन जागरण आज एक अथक प्रयास से कर रहे हैं, और ये सारा चीज फिंस का देन है। इस प्रकार फिंस जो है देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा दोनों की चिंता का विषय बनाते हुए और इस पर अध्ययन करते हुए देश के अंदर एक नवजागरण का काम कर रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मंच पर विराजमान श्री सलीम अशरफ जी, मेरे मित्र नंद किशोर जी, विजय जी, गोलोक जी, दिनेश जी तथा समुपस्थित सज्जन वृंद, विष्णु पुराण का एक श्लोक में आपके सामने रखूं। गायन्ति देवा
किलगीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। यानी भारत भूमि भागे शब्द विष्णु पुराण में आया है। यानी इस भारत भूमि का एक एक भाग, एक एक हिस्सा धन्य है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के देवता भी यहां आने के लिए लालायित रहते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, किसी एक प्रदेश का नाम नहीं है कि भारत के बिहार का या उत्तर प्रदेश का या काशी का या प्रयाग का या मथुरा का। संपूर्ण भारतवर्ष का एक एक इंच, एक एक कण कण पवित्र बनाया गया, बना है। इसका वर्णन अत्यंत प्राचीन काल से, यानी विष्णु पुराण जो आज के आधुनिक विद्वान लोग तो 7वीं 8वीं शताब्दी मानते हैं कि पुराणों का काल है। ठीक है, किंतु भारतीय जो काल गणना है वो मानती है कि जितना प्राचीन वेद है उतना ही प्राचीन पुराण है। वेदों को समझने के लिए पुराणों की रचना उसी काल में की गई। वेद के जो सार गर्भ है, जो उसके जो सार तत्व हैं, उन सार तत्वों को कथा के रूप में आम आदमी कैसे समझ सके, सामान्य आदमी वेद के सार तत्व को कैसे समझ सके, इसके लिए पुराणों की रचना की गई। अर्थात अत्यंत प्राचीन काल से भारत का एक एक भाग दुनिया के लिए पवित्र कैसे बन गया, क्यों बन गया, इसके लिए हमारे देश के ऋषियों ने, राजाओं ने, योद्धाओं ने, संतों ने बड़ा ही व्यापक काम किया है। इसके लिए तीर्थों की रचना की। हमारे देश जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों ने एक एक व्यक्ति के मानस को संपूर्ण देश से जोड़ने का काम किया है। यह तीर्थ कोई किसी एक प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल उत्तर के बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण के रामेश्वरम तक, पूरब के कामरूप से लेकर और पश्चिम के द्वारिकापुरी तक सर्वत्र फैले हुए ये तीर्थ है। भिन्न भिन्न संतों के द्वारा जितने मत, संप्रदाय, विचार इन लाखों वर्षों में अपने देश में फले फूले, चाहे बौद्ध मत हो, जैन मत हो, शैव मत हो, वैष्णव मत हो, शाक्त मत हो, लिंगायत हो, कापालिक हो, जितने सारे मत हुए, उन मतों के जो संत थे, उनके जो विचारक थे, उनके जो ऋषि थे, उनकी पूरे देश में तपस्थली फैली हुई है। और देश के प्रत्येक हिस्से का नागरिक पूरे तीर्थों की यात्रा करने का अभ्यासी बन गया। केवल इसका यही पक्ष नहीं है कि वो आध्यात्मिक उसको उन्नति हो, वो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करे, बल्कि इसका एक दूसरा पक्ष था कि हम अपने देश को समझें। हमारा देश है कैसा, भौगोलिक दृष्टि से कैसा है, और देश का एक एक व्यक्ति कैसा है, और उसके अभाव में क्या हो रहा है। मैं पढ़ रहा था योग वासिष्ठ, तो योग वासिष्ठ में प्रसंग आता है कि राम शिक्षा प्रारंभ करने के बाद, यानी अपने गुरुकुल से आने के बाद, राम ने गृहस्थाश्रम धर्म में प्रवेश पाने के पहले पूरे देश की यात्रा की है। ये कई बार लोगों को भ्रम है कि विश्वामित्र के कारण वो बिहार गए। नहीं नहीं, विश्वामित्र तो याचना करने गए थे कि हमारी रक्षा करो, हमारे यज्ञ नहीं हो रहे हैं, पूजा पाठ बंद है, इसलिए उनको एक योद्धा की आवश्यकता थी जो उनके यज्ञों की रक्षा कर सके। जब विश्वामित्र दशरथ के पास गए हैं कि तुम मुझे अपने बेटे को दो,
तो दशरथ ने ये प्रस्ताव रखा है कि जब से वो तीर्थ यात्रा करके आया है वो तो किसी से बात नहीं करता, तो उसका चेहरा म्लान पड़ा हुआ है, पीला, मित्रों से हंसता बोलता नहीं, खेलता नहीं, और जब कभी कोई वार्ता छिड़ती है तो अजीब अजीब प्रश्न करता है और जीवन के निस्सारता की बात करता है। तो विश्वामित्र ने कहा कि उसको लाओ मेरे सामने, मैं उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राम को बुलाया गया। राम ने जो विश्वामित्र के सामने देश की समस्याओं का प्रश्न खड़ा किया है वो पढ़ने लायक है। राम ने जीवन की निस्सारता की बात केवल नहीं की है, उसकी तो की ही है, किंतु राम ने अपने देश की राष्ट्रीय सीमाओं की बात की है, राष्ट्रीय समस्याओं की बात की है, आम एक एक आदमी के भीतर बैठे राक्षस को देखा है कि आम आदमी किस तरह का उच्छृंखल होता जा रहा है। तो विश्वामित्र ने, वशिष्ठ चूंकि वहां उपस्थित थे, विश्वामित्र ने कहा कि आपके रहते हुए इस तरह के राष्ट्रीय प्रश्नों का उत्तर और कौन दे सकता है। यही राम और वशिष्ठ के संवाद को कहा गया है योग वाशिष्ठ। किंतु प्रसंग यह है कि विश्वामित्र राम को पाने के लिए दशरथ के यहां गए हैं। शुरुआत यहां से है। वाल्मीकि ने 2 ही पुस्तकें लिखी है, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा योग वाशिष्ठ। ये वाल्मीकि की रचना है, 17 लाख वर्ष पहले की रचना है, आज की बात रचना नहीं है। यानी राम के काल में इस देश का सामान्य आदमी शिक्षा पूरी करके पहले तीर्थ यात्रा करता था। अब तीर्थ यात्रा कब करते हैं हम लोग? जब पैर चलने लायक नहीं होते हैं, जब सब काम से निवृत्त हो जाते हैं, अब कोई काम नहीं बच गया तो चलो चारों धाम कर लो। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप चारों धाम आज से शुरू कीजिए। मैं कह रहा हूं कि अपने देश को समझना चाहिए। तीर्थ इसलिए नहीं बने थे कि जाकर के शिव का रुद्राभिषेक केवल किया जाए। तीर्थों की रचना व्यक्ति के मानस में इसलिए प्रस्थापित की गई थी कि हम अपने देश की सीमाओं को समझें। अगर तीर्थों की यात्रा करनी है तो आपको बद्रीनारायण जाना होगा। कहां है? बिल्कुल देश के उत्तर में है। आप अगर रामेश्वरम जाएंगे तो कहां जाएंगे? बिल्कुल समुद्र के किनारे जाएंगे। आप पुरी कहां जाएंगे? वहां भी समुद्र समाप्त होता है। अब द्वारकापुरी में कहां? भारत की सीमा जहां समाप्त होती है उसका दर्शन करने के लिए पूरे देश में जाना पड़ेगा ना। तो देश के एक एक व्यक्ति से मिलेंगे ना। अब देखिए समस्या क्या हो रही है। मेघालय के बच्चे, मिजोरम के बच्चे, नागालैंड के बच्चे, अरुणाचल के बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते हैं। उनको लगता है अपना देश है, और दिल्ली में पढ़ने वाला बिहार का लड़का या किसी प्रदेश का लड़का उसको जब देखता है तो उसकी आंखें देख के कहता है कि इसकी आंख चीनी से मिलती है, चीनी है। यानी नागालैंड के व्यक्ति को हमारे ही देश का आदमी कहता है चीन का आदमी। मेघालय के व्यक्ति को हमारे देश का आदमी कहता है कि ये चीन का आदमी है। कोई क्यों इस देश में रहेगा? जब इस देश के लोग, अपने ही देश के लोग, अपने ही देश के नागरिकों को अपने देश का अपना भारतीय नहीं मानेंगे। तीर्थ यात्रा न करने के दुष्परिणाम क्या है? हमारा अज्ञान बढ़ रहा है, हमारे ही देश के नागरिकों के बारे में हमारी समझ बिगड़ रही है। हम अपने देश को जानते ही नहीं है। हम चाहे जितनी बड़ी डिग्री ले लें, हम चाहे जितना ओहदा बड़ा ले लें, लेकिन हम अपने देश को जानते नहीं और गर्व करते हैं कि हम बहुत जानकार हैं, हम आधुनिक भारत में रहते हैं, और हम अपने ही व्यवहार से अपने देश को तोड़ते। अपना व्यवहार, हमारा अपना स्वयं का व्यवहार देश तोड़क बन रहा है, इसकी हमको जानकारी नहीं। तो यह जो देश तोड़क व्यवहार है, यह सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? केवल बाहर से खतरा आ रहा है इतना ही नहीं है, अज्ञान बहुत बड़ा खतरा है। एक बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं डॉक्टर धर्मपाल,
गांधीवादी विचारक हैं, अब तो उनका देहांत हो गया है। उनकी एक किताब है भारत का स्वधर्म। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे देश पर जो आक्रमणकारी आए, बाहर से आक्रमण करने वाले, वो बड़े पुरुषार्थी थे, उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, उनके पास नए नए आयुध थे। ये कारण नहीं है हमारे हार का। हमारे हार का कारण है कि हम उनकी तैयारी के बारे में जानते ही नहीं थे। बाहर का आक्रमणकारी किन हथियारों से लड़ रहा है ये हमारे यहां के लोगों को मालूम नहीं। और तो बात छोड़ दीजिए, जिस जिन्ना ने देश के विभाजन की मांग कर रखी थी, उसके लिए पूरे देश में आंदोलन चलाया था, उसके असाध्य रोग था, वो मरणासन्न था, ज्यादा दिन जिया भी नहीं। अगर इस देश के नेताओं को मालूम होता, केवल इतना मालूम होता कि ये 10 महीने में मर जाने वाला है, लड़ाई को केवल और लंबा कर देते, देश का विभाजन रुक सकता था। यह अज्ञान, अपने दुश्मनों के बारे में अज्ञान, अपने देश के बारे में अज्ञान, दोनों बराबर है। यानी समझ हमारी बढ़नी चाहिए, और समझ का दायरा इतना बढ़ना चाहिए, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमको अपने स्व का ज्ञान, हम हैं कौन, यह मौलिक प्रश्न है कि हम हैं कौन, हम कर क्या रहे हैं। पहले हम जो कर रहे हैं वो तो बाहर की बात है, लेकिन हम हैं कौन। हम अगर अपने प्राचीन काल की परंपराओं को ध्यान में रखेंगे तो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, उनका संकेत हमारे लिए क्या है, और उस संकेत को समझना ये आज के नागरिकों के लिए आवश्यक है। केवल ऐसा नहीं है कि आज की आधुनिक पुस्तकों में जो लिखा हो वही पढ़ना चाहिए। प्राचीन काल की पुस्तकें भी हमको अपने देश की सुरक्षा का ज्ञान देती है। आखिरकार इतिहास के ग्रंथों में इतिहास की केवल पन्ने पलटने की जरूरत तो नहीं है, इसी से हमारा तो ज्ञान नहीं बढ़ता है। हमारे देश पर अहमद शाह अब्दाली कैसे आया, किन लोगों ने उसको बुलाया, क्या जरूरत थी उसके आने की। हमारे देश पर बाबर का आक्रमण कैसे हुआ, किसने बुलाया, तो बुलाकर लाया गया ना। तो सत्ता के भोग के लिए कब कब हम विचलित हुए हैं, कब कब हमारा व्यवहार बिल्कुल निंदनीय स्तर तक चला गया है, इसका ध्यान एक एक नागरिक के रखने की आवश्यकता रहती है। क्योंकि हम सब भी व्यक्तिगत जीवन में, जैसा पूर्व वक्ता ने कहा कि संसद में बहस करते समय हम कुछ भी हो सकते हैं, अपने विचार कैसे भी रख सकते हैं, किंतु बाद में उसके बाद हम भारतीय नागरिक के नाते व्यवहार करें, यह तो मौलिक व्यवहार होना चाहिए। हमारे देश के लोग बाहर काम करने जाते हैं, यानी विदेशों में, वहां से गांवों में रहने वाले लोगों को इस बात का बड़ा गर्व रहता है कि हमारा लड़का और विदेश में काम करता है।